हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का लेसन 2 जो कि बुक 1 में है। और क्लास कौन सी है हमारी? क्लास हमारी 12th। ये एनसीईआरटी का सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं, तो जिन भी राज्यों में एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है सब इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। और इस चैप्टर का हमारा नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है हमारा विश्व जनसंख्या वितरण। देखो इसका अर्थ क्या है विश्व जनसंख्या वितरण? इसका अर्थ है कि पूरे विश्व में विश्व की जनसंख्या किस तरह से फैली हुई है, यानी विश्व में जनसंख्या का फैलाव। अब जो हमारी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर हमारी ये जनसंख्या फैली हुई है। कहीं पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं, कहीं पर कम लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारी जनसंख्या फैली हुई है। और कोई भी देश हो, सबसे जो मूल्यवान वस्तु या धन है किसी भी देश का, वो है उसकी जनसंख्या। देखो अब आपको पता ही है कोरोना महामारी फैली हुई है, सभी इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, टीका लग रहा है। क्यों? क्योंकि सभी देश ये चाहते हैं कि हमारे देश में कम से कम मृत्यु हों, क्योंकि उसकी जनसंख्या ही वास्तविक मूल्य है किसी भी देश का। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा, अब जैसे चाइना है, चाइना इतना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों समझता है? क्योंकि उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, दूसरे देशों से ना डरता है ना कुछ है। तो वास्तविक जो मूल्य है किसी भी देश का, उसकी जनसंख्या होती है। सभी लोग अपने देश की जनसंख्या को बचाने में लगे हुए हैं, उसी के लिए शोध कार्य चल रहे हैं सब कोरोना से बचाने के लिए। तो अब ये जनसंख्या जो थी पूरे विश्व की 21वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई थी, यानी सन 2000 के बाद जब स्टार्ट हुआ है हमारा ये शताब्दी वर्ष, तो उसके स्टार्टिंग में जब जनसंख्या थी वो लगभग 600 करोड़ थी। 600 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, मैंने लगभग लिखी है। और वर्तमान समय जो चल रहा है, अब जो हमारी जनसंख्या है वो लगभग 700 करोड़ प्लस, कुछ इससे फालतू ही है, कम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप बेटा ध्यान रखना। और ये जो जनसंख्या है पूरे विश्व में असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित का मतलब है किसी स्थान पर तो बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और किसी स्थान पर बहुत कम लोग रहे हैं। अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत से देश ऐसे हमारे हैं कि आकार तो छोटा सा है लेकिन लोग वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत से देश हमारे ऐसे हैं जिनका आकार बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। इसी के बारे में, या एशिया के बारे में समझ लो, एक हमारे भूगोलवेत्ता हुए हैं जॉर्ज बी क्रेसी। उन्होंने क्या कहा है कि एशिया में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कम लोग रहते हैं। ठीक है, और बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो यही चीज़ एशिया के बारे में जो चीज़ उन्होंने कही थी, यही पूरे विश्व के बारे में भी सत्य है। ठीक है, इसका बेटा ध्यान रखना। अब आगे देखो, आगे मैं आपको बताता हूँ कि जनसंख्या किस तरह से वितरित है। इसका अर्थ क्या है? जो पृथ्वी का 90% भाग है, जनसंख्या का जो 90% भाग है पूरी विश्व की जनसंख्या, वो पृथ्वी के 10% हिस्से पर ही रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा हिस्सा तो पृथ्वी का किस पर है? पानी में है। तो पृथ्वी का जो 10% स्थल भाग जो है ना, जितना भी स्थल भाग बचता है उसके भी 10% भाग पर ही 90% लोग रहते हैं। तो इतने असमान रूप से ये वितरित है, इतने असमान रूप से ये फैली हुई है। और जो विश्व की पूरी जो जनसंख्या है, उस पूरी जनसंख्या का 60% भाग तो सर्वाधिक जनसंख्या के पहले 10 जो देश हैं उन्हीं में रह रही है। ठीक है, जो पहले 10 देश हैं, जो टॉप मोस्ट 10 कंट्री हैं हमारे, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 1 से लेकर 10 तक, तो पहले तो क्या लगभग 60% इन्हीं देशों में रह रही है। यानी 700 करोड़ है तो लगभग 420 करोड़ तो इन 10 देशों में रह रही है, जबकि 200 से ऊपर देश है हमारे पास करीब लगभग। ठीक है, तो देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कैसे कौन कौन से कंट्री हैं। ये पहले 10 कंट्री हमारे आगे तुम्हारी स्क्रीन पर। सबसे पहला सब जानते हैं चाइना, फिर भारत, फिर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, फिर इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया छोटा सा कंट्री लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। फिर ब्राज़ील, और छठे नंबर पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आ जाता है। फिर नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश आ गया, रसिया, और इसके बाद मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ है? अमेरिका के पास ही है। अब
ये हमारे टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। अब इनको याद करने का भी देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सबसे आपको ये याद रखना है, CIA IB, CIA और IB क्या है, इंडिया की दो टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं ये, CIA और IB, इनका नाम याद रह सकते हो। PNB बैंक आपको नाम याद रहेगा, PNB बैंक का रीजनल मैनेजर CIA IB, ये तो हमारी टॉप एजेंसी हो गई इंडिया की। और PNB बैंक, SBI के बाद सबसे बड़ा बैंक PNB है, तो PNB बैंक का रीजनल मैनेजर। अगर आप इसको याद रखोगे इस क्रम को तो आपको याद रहेगा। देखो C फॉर चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। इस तरह से आप टॉप 10 कंट्रीज़ याद रख सकते हो, क्योंकि अब की बार MCQ आएंगे तो MCQ में कोई से भी नंबर की कंट्री आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। और इसी तरह से चलो पहले मैं एशिया बता देता हूँ, एशिया में कौन है सबसे ज़्यादा। आइए अब महाद्वीप में देखते हैं कि महाद्वीप में जनसंख्या कौन से महाद्वीप की सबसे ज़्यादा है। हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, आपको पता ही है। और सबसे पहला नो डाउट हमारा एशिया ही है। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया हमारे एशिया में आते हैं। तो सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज जो होती हैं हमारे पास, जहाँ वेस्ट इंडीज़ वगैरह वाली जो होती हैं, फिर उत्तरी अमेरिका और एक ओशिनिया। ये 6 ही हैं। 7वां हमारा वो अंटार्कटिका होता है, जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही जमी हुई है, वहाँ कोई लोग नहीं रहते, वहाँ सिर्फ वैज्ञानिक वगैरह जाते हैं अपने शोध करने के लिए। इनको आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ कैसे कैसे है हमारे पास ये। देखो सबसे पहली कंट्री हमारी कौन सी थी, वो सॉरी कॉन्टिनेंट कौन सा था सबसे पहले हमारा, एशिया। ये हमारा एशिया है। ये देखो अगर आप देखोगे रूस कहीं यहाँ तक है, ये जो पॉइंट है रूस का, ये इस लाइन से रूस 2 भागों में बढ़ जाता है, इधर वाला एशिया हो जाता है और इधर वाले ये यूरोप में चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एक पहला कंट्री आ गया, वो एशिया, वो सॉरी महाद्वीप आ गया पहला हमारे पास एशिया, फिर दूसरा हमारे पास अफ्रीका आ गया, तीसरा हमारे पास ये यूरोप आ गया, चौथा हमारे पास ये आ गया दक्षिणी अमेरिका। इसमें ये जो छोटे छोटे कैरिबियन द्वीप समूह हैं ये भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद ये हमारा उत्तरी अमेरिका आ गया, उत्तरी अमेरिका 5वें नंबर पर, जिसमें अमेरिका, मैक्सिको वगैरह हैं और कनाडा वगैरह हैं। इसके बाद आ गया हमारा ओशिनिया, ओशिनिया हमारा ये है पूरा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह आ जाते हैं। 7th ये है, यहाँ 0 पॉपुलेशन है। ठीक है, ये जो पूरा है ये, क्योंकि ये सिर्फ बर्फ़ से ढका हुआ है, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है और यहाँ कुछ भी नहीं है। देखो इस वाले महाद्वीप को हम पहले क्या बोलते थे, ऑस्ट्रेलिया बोलते थे, ऑस्ट्रेलिया नाम था। अब इसको हम ओशिनिया बोलते हैं, क्योंकि एक यही ऐसा महाद्वीप था जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया एक देश भी था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हम इसको बोलते थे, जबकि इसमें न्यूजीलैंड भी आता है और यहाँ पर छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं वे भी आते हैं। तो बाद में इसका नाम अब ओशिनिया कर दिया गया है, तो इसको ओशिनिया आप याद रखना। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा पहले नंबर की ये है जहाँ पे जनसंख्या, दूसरे नंबर, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, इस तरह से हमारी जनसंख्या ये फैली हुई है पूरे विश्व में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? देखो जनसंख्या का घनत्व समझने के लिए हमें एक अनुपात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि लोगों की संख्या बटे उस भूमि का आकार क्या है। इसी से जनसंख्या का घनत्व हमारा निकलता है, इसी अनुपात को हमारे समझना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग, 1 वर्ग किलोमीटर में, जैसे मान लो ये हिस्सा ये वर्ग होता है, इसका एक साइड 1 किलोमीटर है तो इधर भी 1 किलोमीटर, तो ये जो एरिया आ रहा है, इस एरिए में, किसी भी देश में इस एरिए में कितने लोग रह रहे हैं, वही इसका घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या के घनत्व का निकालने का फार्मूला है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। नॉर्मली इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक देश है या प्रदेश है, कुछ भी है, उसकी जनसंख्या हमने मान ली 2,12,000 हमारे पास है, और उसका जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल वो 100 वर्ग किलोमीटर है। जब इसको भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1 वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या कितनी आ गई उसमें, 2120। यानी ये जो वर्ग किलोमीटर बना हमारे पास, इसमें 1 वर्ग किलोमीटर में 2120 लोग रहते हैं। तो ये हमारा होता है जनसंख्या का घनत्व निकालने का फार्मूला। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का है? एशिया का है। जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में 7वें को तो छोड़ दो, वहाँ तो 0 है। जो 6 महाद्वीप है हमारे जनसंख्या वाले,
सबसे ज़्यादा घनत्व एशिया का है, पर किलोमीटर में 146 लोग रहते हैं यहाँ। और सबसे कम हमारा ओशिनिया का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह आता है, उसमें कुल 5 लोग रहते हैं। तो देखो कितना फ़र्क है सबसे ज़्यादा में और सबसे कम में। ठीक है, अब करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या का जो घनत्व है ये, इसको कम ज़्यादा करने के लिए कौन कौन से कारक हैं जो जिम्मेवार हैं जनसंख्या का घनत्व बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। तो देखिए ये है हमारे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला भौगोलिक कारक, जो सबसे पहला हमारा है वो भौगोलिक कारक, यानी प्राकृतिक कारक भी हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है जल की उपलब्धता। देखो ये तो आपको सबको पता है, जीवन के लिए जल सबसे मुख्य है। जल के बिना तो जीवन की कल्पना हम कर ही नहीं कर सकते। तो अब जिन स्थानों पर जल आसानी से उपलब्ध होता है, जहाँ पीने के लिए जल उपलब्ध होता है, खाली पीने के लिए नहीं, हम जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पीने में, नहाने में, खाना पकाने में, फसलों की सिंचाई करने में, और जो पशु हम पालन करते हैं उनके लिए, पशुओं के लिए भी पानी की हमें आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर यह आसानी से उपलब्ध होता है वहीं पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं, और वहाँ ज़्यादा लोग निवास करेंगे तो वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ नदियाँ होती हैं, नदियों के समीप आपको जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। ऐसे ही इंडिया में जैसे सतलुज गंगा का मैदान है, ठीक है, सतलुज गंगा के जो मैदान है ये सारा हमारा उत्तर प्रदेश वगैरह, ये जो जा रही है पूरी बेल्ट, मध्य हमारा जो भारत है, यहाँ पर हमारी जनसंख्या ज़्यादा है दक्षिण भारत के मुकाबले। ठीक है, और तटीय मैदान का मतलब जो समुद्र के तट हैं उनके नज़दीक जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। अब दूसरा है हमारे पास भू आकृति। भू आकृति का क्या मतलब है? भू आकृति से हमारा मतलब है लैंड फॉर्म्स, इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो। भू आकृति का आपको पता, कहीं पर ज़मीन पर, हमारी पृथ्वी पर कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो लोग कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं? समतल मैदान पर रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फसलों का उत्पादन हो सकता है, सड़क वगैरह निर्माण आसानी से किए जा सकते हैं, उद्योग आसानी से वहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं, जबकि यही काम सारे पर्वत वाले क्षेत्रों में मुश्किल है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग समतल मैदान में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं बजाय कि पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वत हमें घूमने के लिए तो अच्छे लगते हैं, 2-4 दिन चले गए, घूम फिर के आ गए, मौसम हमारा बदल गया, लेकिन अगर आपको परमानेंट वहाँ रहना पड़ जाए ना तो बहुत परेशान हो जाओगे। कई जगह तो पानी नहीं मिलता है, पानी बहुत दूर दूर से हमें लाना पड़ता है, पानी की बचत करनी पड़ती है। आप कभी घूमने गए हों तो आपको पता होगा, होटल वगैरह में अगर रुकते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि पानी कम से कम यूज करें। तो इसीलिए समतल जो मैदान होते हैं वहाँ पर जनसंख्या हमारी ज़्यादा पाई जाती है। गंगा का जो मैदान है, हमारे देश में जो गंगा का मैदान है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जबकि जो हिमालय वाले अन्य पर्वतीय भाग हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। तीसरा भौगोलिक कारक का तीसरा पॉइंट है जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट का अर्थ है, देखो अब कोई प्रदेश है, मान लो अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ या कोई बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ तो वो थोड़ा सा लोगों के रहने के लिए असुविधाजनक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में भी लोग रहना नहीं पसंद करते और बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों में भी रहना पसंद करते। इसी के साथ साथ जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ भी जीवन असुविधाजनक हो जाता है, वहाँ भी जीवन जीना बहुत कठिन है, तो वहाँ भी लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ मौसम में परिवर्तन कम हो, ज़्यादा परिवर्तन मौसम में बार बार ना हो, जहाँ का मौसम 12 महीने एक जैसा हो, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसका उदाहरण आप कह सकते हो जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के जो प्रदेश हैं वहाँ की जो ये कह सकते हो आप, जो समुद्र के आसपास के एरिया हैं वहाँ की जलवायु पूरे साल एक जैसी रहती है, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अगला कारक है मृदाएँ। मृदाएँ यानी सोइल या मिट्टी भी कह सकते हो आप इसको। देखो जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, जहाँ अच्छी फसलें पैदा होंगी, यानी कृषि अब उपजाऊ होगी तो कृषि अच्छी होगी, तो कृषि से उत्पादन होता है। तो जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, दोमट मिट्टी होगी, उन प्रदेशों में अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। अब कृषि कहाँ पर अच्छी होती है? देखो हमारे नॉर्थन इंडिया में अच्छी होती है। ठीक है, हमारे जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर कृषि हमारी ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें यूपी हो गया आपका पंजाब हो गया,
ठीक है, और आपका हरियाणा हो गया। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, ये थे हमारे भौगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक जिसे कहते हैं। अब आते हैं हमारे आर्थिक कारक। इनको भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है खनिज। खनिज यानी मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब है जन क्षेत्रों में मिनरल्स या खनिज पाए जाते हैं। अब खनिज क्या होता है? जैसे खनिज कोयला निकालना, पेट्रोलियम निकालना, लोहा निकालना ज़मीन के अंदर से, ये हमारे सब खनिज होते हैं। तो जहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ उद्योग लगते हैं, यानी नए नए उद्योगों को ये आकर्षित करते हैं। और जब वहाँ उद्योग लगते हैं तो उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो वहाँ मज़दूर हैं, वो आकर वहाँ आसपास बस जाते हैं। तो वहीं आसपास वो रहने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ उस एरिया की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रोज़गार वहीं मिलता है जहाँ उद्योग होते हैं, और रोज़गार की वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा आकर बस जाते हैं। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में अब बिहार से कितने सारे, यूपी बिहार से बहुत सारे लोग आके बसे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं। और क्या करते हैं, वहाँ की ये फिर जनसंख्या बढ़ा देते हैं। उदाहरण के तौर पर विश्व में अगर हम लें तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका के कटंगा है, जाम्बिया, तांबा पेटी वगैरह, क्योंकि वहाँ तांबे के खनिज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तांबा वहाँ पर। इसके बाद आता है हमारे पास नगरीकरण। ठीक है, यानी जो नगर हमारे बनते जा रहे हैं। अब नगरीकरण में क्या होता है? देखो, नगर जो होते हैं, नगरों में गांवों की अपेक्षा जीवन यापन के साधन ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रोज़गार के जो साधन है वो ज़्यादा होते हैं गांव की बजाय। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती हैं, शिक्षा सेवाएं अच्छी होती हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य भाई गांव से तो ज़्यादा होता है, हॉस्पिटल वगैरह सब कहाँ होते हैं? गाँव में होते हैं। शिक्षा शिक्षा यहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर? नगरों में। भाई बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ होते हैं? नगरों में ही होते हैं, गाँव में तो होते नहीं हैं। और यातायात के साधन यहाँ पर अच्छे होते हैं, ट्रेन वगैरह, बस, टैक्सी सब यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण लोग नगर के जीवन की ओर आकर्षित होते हैं। देखो, धीरे धीरे गांव खाली होने लगे हैं। जिसकी भी अच्छा नौकरी वगैरह मिल जाती है, वो गांव की बजाय नगर में ही रहना पसंद करता है। इससे क्या होता है? नगर का आकार बढ़ने लगता है। देखो, अब पहले जैसे दिल्ली है, दिल्ली पहले कितनी छोटी सी, धीरे धीरे फैलती जा रही है, और अपने बॉर्डर की तरफ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। अगर हम दिल्ली में देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ 1 किलोमीटर में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग हमारे रहते हैं। तीसरा है हमारा औद्योगिकरण। देखो, औद्योगिकरण हमने ऊपर भी पढ़ा है खनिज में। अब औद्योगिकरण की क्या? उद्योग जो होते हैं, उद्योग अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अब उन रोजगारों से लोग पैसा कमाते हैं। अपना जीवन यापन सुगम बनाने के लिए लोग उद्योगों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जहाँ उद्योग होते हैं, लोग वहीं आसपास रहना शुरू कर देते हैं। उन उद्योगों में काम करने वाले लोग वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, जैसे श्रमिक हैं। अब जब वहाँ जनसंख्या रहेगी तो वहाँ और भी चीज़ आ जाएंगी, वहाँ शिक्षा व्यवस्था आ जाएगी, वहाँ दुकानदार आ जाएंगे, वहाँ डॉक्टर आ जाएंगे, वहाँ बैंक भी खुल जाएंगे, वहाँ परिवहन यानी यातायात के साधन नए नए बन जाएंगे उनको इधर से उधर ले जाने के लिए। और अन्य सेवाएं भी बहुत सारी हैं जो आप अपने आप सोच सकते हो, जिनकी वजह से औद्योगिकरण की वजह से भी जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप इस मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर आप NCERT पढ़ोगे या कोई और बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब तीसरा हमारे पास कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसके कोई अलग पार्ट नहीं है, ये अपने आप में ही अलग है। अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं? देखो, सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने जैसे लोगों के ही बीच में रहें, यानी जिनके रीति रिवाज हमारे जैसे हैं, जो हमारे जैसे धर्म वाले हैं, जिनके त्यौहार हमारे जैसे हैं, हम उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। और जब ऐसे क्षेत्रों में हम ज़्यादा रहना पसंद करते हैं तो अपने आप ही उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जाती है। जबकि इसके अलावा जिन क्षेत्रों में सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति पाई जाती है, जहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, लोग क्या करते हैं, भाई इस एरिया में तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ रहना सही नहीं है, तो लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं, कोई ना कोई उपद्रव मचता रहता है, जो दंगे होते हैं, चोरी वगैरह की घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पर। उस एरिए में लोग नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं कहाँ? जहाँ शांति हो, अपने जैसे धर्म रीति रिवाज वाले लोग रहते हों।
ठीक है, वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। और कई बार सरकार भी प्रोत्साहन करती है कि भाई इस एरिया की संख्या ज़्यादा हो गई है तो कहीं दूसरे एरिया में आसपास में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, या गांवों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं कि लोगों को रोज़गार के लिए गांवों से बाहर ना आना पड़े, क्योंकि गांव से बाहर नहीं आना पड़ेगा, उन्हें अपने जीवन यापन के लिए पैसे वहीं मिलने लगेंगे, तो वो गांव से बाहर क्यों आएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो बस आज की वीडियो में बेटा इतना ही करेंगे हम। तो इस वीडियो को थोड़ा सा तुम एक दो बार दोबारा देख लेना, अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत है तो फिर आप इसके बाद क्या करना, जितना मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है उतना ही आप अपनी बुक में से भी पढ़ के देखना, फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जब चैप्टर ख़त्म होगा मैं आपको प्रिंट अपने हाथ के लिखे हुए आसान भाषा के जो नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको अपनी कॉपी बनानी है। धन्यवाद।